नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मार्च 2022 करंट अफेयर की सीरीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी घटनाएं चर्चा में रहीं और हमारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों के अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीसी के बारे में हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि फिल्म जगत से संबंधित 4 इकाइयों का एनएफडीसी में विलय कर दिया गया और इसीलिए एनएफडीसी चर्चा में रहा है। पूछा जा सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये कौन सी 4 इकाइयाँ हैं जिनका विलय एनएफडीसी में किया गया है? ये हैं फिल्म प्रभाग, फिल्म महोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी भारत। इन इकाइयों के विलय का क्या उद्देश्य होगा? तो इन सभी इकाइयों के विभिन्न क्रियाकलापों में उचित तालमेल बैठाना एवं इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना और साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसीलिए एनएफडीसी में इन 4 इकाइयों का विलय कर दिया गया है। एक बात और है यहाँ पर महत्वपूर्ण कि आपने सुना होगा कि गोवा फिल्म फेस्टिवल, तो इन सब का आयोजन अभी कौन करता था? फिल्म महोत्सव निदेशालय करता था, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल्स कहा जाता है। लेकिन अब ये अधिकार एनएफडीसी का हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि एनएफडीसी के बारे में, तो हमें ये बातें ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यही है कि अब ये 4 इकाइयाँ एनएफडीसी के अंतर्गत कर दी गई हैं। चलते हैं आगे और अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि कार्बेवैक्स से संबंधित है। अब कार्बेवैक्स क्या है? कार्बेवैक्स 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु विकसित कोरोना वैक्सीन है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्बेवैक्स एक कोरोना वैक्सीन है, 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है। अब इसके विकास का लाइसेंस किसे मिला हुआ है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की फार्मा कंपनी है, उसे। एक और कार्बेवैक्स के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश की पहली प्रोटीन आधारित प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पूरे वायरस की बजाय उसके एक हिस्से का उपयोग कर यह इम्यूनिटी पैदा करती है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इसमें कोरोना वायरस के एस प्रोटीन का प्रयोग किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है कार्बेवैक्स के बारे में कि यह कोरोना वैक्सीन है जो कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है। चलते हैं आगे और अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली जानकारी असम व मेघालय राज्य के बीच हुए सीमा समझौते से संबंधित है, जो केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में 29 मार्च 2022 को संपन्न हुई। कुछ और बातें जानते हैं असम और मेघालय राज्य के बीच जो सीमा समझौता विवाद है उसको लेकर। तो असम व मेघालय राज्य के बीच लगभग 884 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है और जो ये सीमा विवाद के मामले की स्थिति है, ये 1972 से ही बनी हुई है, जब मेघालय असम से अलग होकर एक पृथक राज्य बना था। और इस सीमा विवाद के कारण कई बार हिंसक घटनाएं भी दोनों राज्यों के बीच हुई हैं। तो इसी सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है 29 मार्च 2022 को। जैसा कि हमने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री उपस्थित थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एक बात और यहाँ पर कही गई है कि सीमा समझौते के या सीमा विवाद के 12 बिंदुओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 6 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। एक और बात है कि असम का जो सीमा विवाद है अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है और उन्हें सुलझाने की भी वार्ता या कवायद चल रही है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, अगर हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच सीमा समझौता संपन्न हुआ, तो वो होंगे असम और मेघालय। चलते हैं आगे और अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के बारे में है। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस में हम वैल्यू एडिशन के रूप में कर सकते हैं। तो इंडिया टीबी रिपोर्ट विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, इसी के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है कि टीबी रोगियों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में लगभग 19% की वृद्धि हुई है।
ठीक है। और इसमें कुछ आंकड़े बताए गए हैं कि टीबी रोगियों की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 16,28,261 थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 19,33,381 हो गई। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है 24 मार्च के अवसर पर। टीबी इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और तीसरी बात यह है कि जो 2021 का आंकड़ा आया है उसमें 2020 की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना है कि जैसे भारत ने लक्ष्य किया है वर्ष 2025 तक कि भारत को क्षय रोग मुक्त देश बनाया जा सके, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी राजस्थान राज्य से है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बस इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य में सरकार ने बजट 2022-23 के साथ ही पहली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी किस राज्य सरकार ने कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत किया है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसका उत्तर राजस्थान होगा। चलते हैं आगे और अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से संबंधित है जो फरवरी मार्च 2022 में संपन्न हुए और इनके निष्कर्ष आए। जो परीक्षा में हमारे पूछा जा सकता है उसी दृष्टिकोण से हम इसमें देख रहे हैं, और भी बातें इसमें हो सकती हैं। जैसे हमारी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, विधानसभा सीटों की संख्या संबंधित राज्यों के बारे में पूछी जा सकती है, और मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश की है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए वो किन किन राज्यों में हुए? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में 70, पंजाब में 117, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में अभी सीएम कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ, लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, इनका भी दूसरा कार्यकाल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और भगवंत मान सीएम बनाए गए हैं। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत सीएम बनाए गए हैं और मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह। तो इनके सीएम का नाम ध्यान रखना है, संबंधित राज्यों की कितनी विधानसभा सीटें हैं वो ध्यान रखना है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं आगे और अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली बात भारत की आर्कटिक नीति 2022 के बारे में है, जो 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई। और इसका शीर्षक दिया गया है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण। ठीक है, तो इसके शीर्षक को हमें ध्यान रखना है। भारत की आर्कटिक नीति किस मंत्रालय ने जारी की? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम भारत की आर्कटिक नीति की कुछ बातें जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे भारत की आर्कटिक नीति को लागू करने में शिक्षाविद, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित कई हितधारक इसमें शामिल होंगे। भारत की आर्कटिक नीति 6 स्तंभों पर आधारित है, और इन 6 स्तंभों में अगर हम क्रमशः बात करें तो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है। अगर हम भारत की आर्कटिक नीति के उद्देश्यों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में विज्ञान व अन्वेषण, जलवायु व पर्यावरण संरक्षण, समुद्री व आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं और दक्षताओं को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भी अन्य उद्देश्य हैं कि आर्कटिक के संबंध में भारत के हितों की खोज में अंतर मंत्रालयी समन्वय करना। एक उद्देश्य है कि ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के संबंधों का अध्ययन करना। एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है कि आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी को बढ़ावा और आर्कटिक में जटिल
शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्र की भू राजनीति की समझ में सुधार करना। और यहीं से आर्कटिक परिषद चर्चा में आ जाता है। तो हम आर्कटिक परिषद के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आर्कटिक परिषद या आर्कटिक काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा हुई और इसमें संस्थापक देश 8 माने जाते हैं: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर 13 पर्यवेक्षक देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, चीन, यूके, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, ये देश आते हैं। अब आर्कटिक क्षेत्र का क्या महत्व है या आर्कटिक क्षेत्र है क्या, अगर हम इसके बारे में देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर आर्कटिक देशों, स्वदेशी लोगों के बीच सहयोग, समन्वय और संपर्क को बढ़ावा देने वाली ये प्रमुख अंतर सरकारी मंच है आर्कटिक काउंसिल। अभी आगे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक मैप रखा है जिसमें हमने आर्कटिक देशों को दिखाने की कोशिश की है। आप देखेंगे जैसा कि हमने कहा कि आर्कटिक देश कौन कौन से हैं। कनाडा है, आप यहाँ देखें कनाडा है, ये डेनमार्क है, ये आइसलैंड है, यहाँ आप देखेंगे कि नॉर्वे है, ठीक है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है, ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर यूएसए है। तो ये आर्कटिक देश हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के बारे में, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम, जिसमें आर्कटिक अध्ययन भी शामिल है, उसके लिए एक नोडल संस्थान है। तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अब अगर हम भारत के लिए आर्कटिक अनुसंधान के इतिहास को देखें तो 1920 की पेरिस में हस्ताक्षरित हुई संधि है जिसका नाम है स्वालबार्ड संधि। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वालबार्ड संधि क्या आर्कटिक से संबंधित है, तो वो प्रश्न सही होगा। तो 1920 में जो पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर हुए, वहीं से भारत के आर्कटिक अनुसंधान का इतिहास प्रारंभ होता है। फिर 2007 में हमने जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक मिशन भेजा, पहला वैज्ञानिक अभियान भेजा, तो वहाँ से ये बातें प्रारंभ हुई। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि हम जानें कि भारत ने अपनी आर्कटिक नीति 2022 जारी की है मार्च 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। आप इसके शीर्षक को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि भारत का स्टेटस क्या है, भारत एक पर्यवेक्षक देश है। संस्थापक देशों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है NCPOR के बारे में, जिसे राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, क्योंकि आर्कटिक अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। चलते हैं आगे और कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में है, जिसे वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट 2022 कहा जाता है। इसका आकलन कौन करता है? इसका आकलन करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। अब इसके बारे में और कुछ बातें जानेंगे तो पहली बार ये रिपोर्ट 2012 में जारी की गई, जो अभी मार्च 2022 की रिपोर्ट है वो 10वीं रिपोर्ट है, ठीक है। अब किन आधारों पर ये विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करती है या आकलन करती है, तो वो प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा, ये सब कारक है जिनके आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान किया जाता है। अब अगर हम रिपोर्ट के निष्कर्षों की ओर चलें तो इसमें सबसे पहला स्थान फिनलैंड का है और ऐसा 5वीं बार है लगातार कि फिनलैंड शीर्ष पर है और इसीलिए इसे सर्वाधिक खुशहाल देश कहा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे पर देखें तो डेनमार्क है और तीसरे पर आइसलैंड देश है। तो फर्स्ट 3 ये कंट्री हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। सबसे लास्ट पर है अफगानिस्तान और इसे सबसे दुखी राष्ट्र की दर्जा दिया गया है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो भारत का 146 देशों में 136वां स्थान है। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता और 10 में से भारत का स्कोर 3.77 है। अगर हम 2021 की रिपोर्ट से तुलना करें तो भारत की भी उस समय भी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर था। अब अगर हम वर्ष 2022 की रिपोर्ट में
भारत के पड़ोसी देशों में भारत की तुलना करें तो चीन की स्थिति 72वीं है, नेपाल 84वें स्थान पर है, बांग्लादेश 94, पाकिस्तान 121, म्यांमार 126 और श्रीलंका 127वें स्थान पर है। यानी भारत अफगानिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों में सबसे बुरी स्थिति में है। तो ये ध्यान रखना है, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। भारत के संदर्भ में रैंक पूछी जा सकती है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, लास्ट रैंक पे कौन है, भारत किस रैंक पे है, ये बातें प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और मेंस में हम वैल्यू एडिशन में ये फैक्ट्स यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में है, जिसका शीर्षक है नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। तो यूएनईपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और मार्च 2022 में उसने अपनी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की है। तो पहली बात तो इसमें यही महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि फ्रंटियर्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, अब शीर्षक जैसा कि हमने बताया कि नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस, और इन्हीं तीनों एलिमेंट पर पर्यावरण बिगाड़ने वाले नए एजेंट के रूप में इस रिपोर्ट में इन्हें चिन्हित किया गया है। ठीक, और इन्हीं पर पूरी रिपोर्ट केंद्रित है। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जो यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट है, इसमें सर्वाधिक शोर वाले विश्व के 61 शहरों का समावेशन किया गया है और उन्हीं 61 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। आप इसमें देखेंगे रिपोर्ट के निष्कर्ष में कि सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले शहर, तो पहले स्थान पर बांग्लादेश का ढाका है और यहाँ पर शोर प्रदूषण की अगर हम स्तर देखेंगे तो 118 डेसिबल है। दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद है और वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदूषण की जो स्तर है, प्रदूषण का स्तर है 114 dB, और तीसरा स्थान इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम फर्स्ट रैंक ध्यान रखें तो बांग्लादेश का ढाका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात और है भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत का एक शहर मुरादाबाद है। अब अगर हम सबसे कम शोर प्रदूषण वाले शहरों की बात करें तो उसमें है जॉर्डन का इरबिट। वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदूषण का स्तर कितना है, 60 dB। फिर दूसरे नंबर पर लियोन फ्रांस है, तीसरे नंबर पर मैड्रिड स्पेन है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि सर्वाधिक शोर वाले विश्व के 61 शहरों में भारत के 5 शहर इस रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए हैं। उसमें मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट भी मेंस वैल्यू एडिशन में काम लाई जा सकती है। और प्री में जैसा कि हमने बात की, क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट रैंक, भारत की क्या स्थिति है, भारत के कितने शहर शामिल किए गए, ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली जानकारी सिप्री की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के संदर्भ में है, जो विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं व विक्रेताओं के संबंध में वार्षिक रूप से अपनी रिपोर्ट जारी करती है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट 2017 से 21 के दौरान आंकड़े जो भी मिले हैं या इनके जो भी अनुसंधान रहे हैं उनको ये इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करती है। पहले हम थोड़ी बहुत बात सिप्री के बारे में जान लेते हैं कि सिप्री से क्या तात्पर्य है। तो सिप्री का फुल फॉर्म आप देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में की गई। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जो सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय, हथियारों के व्यापार, हथियार नियंत्रण व निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। और ये जो सिप्री की वर्ष 2022 की रिपोर्ट है, मार्च 2022 में जारी की गई है। अब हम इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये रिपोर्ट 5 वर्षों की अवधि के लिए अपने आंकड़े जारी कर रही है, 2017 से 21 के लिए। तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण इसमें निष्कर्ष देखें तो पहली बात इसमें यह है कि वैश्विक परिदृश्य में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? भारत है, सऊदी अरब है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। तो ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत को पहले स्थान पर रखा गया है। अगर हम वर्ष 2016 से 20 का जो इनका पिछला रिपोर्ट है उसके दौरान, उस अवधि के दौरान देखें तो भारत का स्थान दूसरा था, पहले स्थान पर सऊदी अरब था। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि वैश्विक परिदृश्य में हथियारों के सबसे बड़े आयातक में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो पहला स्थान है।
एक और बात यहाँ बताई गई कि भारत व सऊदी अरब कुल वैश्विक आयात में 11% की भागीदारी रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि विश्व में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, दूसरा है रूस, फिर फ्रांस, फिर चीन और फिर पांचवा है जर्मनी का। अब अमेरिका विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और ये वैश्विक निर्यात में 39% की हिस्सेदारी रखता है। हालांकि अमेरिका हथियारों का आयात भी करता है, लेकिन हथियारों के आयात में इसका 13वां स्थान है। अब अगर आपको ये जानना हो कि अमेरिका किन देशों से हथियार खरीदता है, तो ये आयात करता है ब्रिटेन से, नीदरलैंड से, फ्रांस से। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो वो होगा अमेरिका। अब भारत के संदर्भ में भी कुछ और बातें कही गई हैं, उसे देखते हैं कि भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले अगर शीर्ष देश हम देखें तो उसमें सबसे पहला स्थान रूस का है, फिर फ्रांस है, फिर अमेरिका। रूस भारत के हथियारों की कुल खरीद में 46% की आपूर्ति करता है, वहीं फ्रांस 27% और अमेरिका 12%। तो ये बातें ध्यान रखना है। अब एक बात अगर ये पूछी जाए कि क्या भारत हथियारों का निर्यात भी करता है, तो बिल्कुल भारत हथियारों का निर्यात करता है, लेकिन भारत का निर्यातक देशों में 23वां स्थान है। और हम देखेंगे कि वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी तो 0.2% है। ठीक है, तो बहुत कम है, अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। अगर हम उदाहरण देखें कि भारत ने अभी किसको हथियार बेचे हैं, तो एक अभी हाल ही में हमने जनवरी 2022 करंट अफेयर में पढ़ा था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसको दी है, फिलीपींस को दी है। ऐसे ही आकाश मिसाइल की बात चल रही है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो भारत को हथियारों के निर्यातक देश में सम्मिलित करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सिपरी रिपोर्ट के बारे में। तो सिपरी रिपोर्ट के बारे में प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्य परीक्षा में वैल्यू एडिशन में चीज़ें, प्रारंभिक परीक्षा में सिपरी के बारे में स्थापना, ये सब बातें पूछी जा सकती है। इसका संबंध किससे है, इसके बारे में पूछी जा सकता है। भारत सबसे बड़ा आयातक देश है, ये बारे में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, इसके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगली जानकारी। अगली बात बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन के बारे में है, जो श्रीलंका की मेजबानी में वर्चुअली संपन्न हुआ मार्च 2022 में। ठीक है, अब ये बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन है। तो पहले हम बिम्स्टेक के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का तात्पर्य क्या है। तो बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती देश सम्मिलित हैं, तो 7 देशों का समूह माना जाता है, जिसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड व म्यांमार है। आप यहाँ पर देखेंगे कि थाईलैंड और म्यांमार ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कहे जाते हैं और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये साउथ एशियन कंट्रीज कहे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि हमने कहा कि बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो म्यांमार और थाईलैंड ये साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं ये। वहीं इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये दक्षिण एशियाई देश हैं। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक के बारे में और कुछ मूलभूत बातें जानते हैं। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई, 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से, और इसका सचिवालय ढाका में है। ठीक है, अब एक बात इसमें यह कही जाती है कि ये जो बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन है ये 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात आयोजित किया गया था। ऐसा चौथा सम्मेलन 2018 में काठमांडू, नेपाल में किया गया था। अगर भारत में बात करें कि कब आयोजित किया गया, तो वर्ष 2008 का सम्मेलन, जो कि दूसरा सम्मेलन था, वो नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। और इसका पहला सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में 2004 में आयोजित किया गया था। तो बस ये बातें हैं, बेसिक जान लेना है। और अगर ध्यान रखना है कि छठा सम्मेलन थाईलैंड की मेजबानी में होगा। अब हम 5वें शिखर सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बिम्स्टेक चार्टर के बारे में, कि इस सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इस चार्टर के तहत अब प्रत्येक 2 वर्ष में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये चार्टर बिम्स्टेक को एक अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करता है। साथ ही अब
बिम्स्टेक का एक प्रतीक चिन्ह होगा, एक झंडा भी होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए हैं 5वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है। एक बात है कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन प्रदान करेगा। ये भी एक बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में श्रीलंका की मेजबानी में संपन्न हुआ। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो 5वीं बैठक है वो मार्च 2022 में मालदीव में संपन्न हुई। अब अगर हम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की कुछ मूलभूत बात जाने तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन NSA लेवल मीटिंग है। मतलब यहाँ पर विभिन्न देशों के या सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीटिंग में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में कहा जा रहा है कि 2011 में भारत, श्रीलंका व मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन किया गया। तो कब किया गया? 2011 में। क्या उद्देश्य था? समुद्री सुरक्षा। और कौन कौन से देश थे? भारत, श्रीलंका व मालदीव। ठीक है। अभी जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जिसकी 5वीं बैठक मार्च 2022 में मालदीव में हुई है, अगर हम उसकी बातें करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो पहले 3 सदस्य कौन कौन? भारत, श्रीलंका, मालदीव। अब मॉरिशस चौथा होगा। वहीं बांग्लादेश व सेशल्स पर्यवेक्षक राष्ट्र, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें भाग लिए। तो ये बातें ध्यान रखना है। और भी इसमें अगर बातें करेंगे तो ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन था, 5वीं बैठक इसकी, इसमें 5 स्तंभों को चिन्हित किया गया क्षेत्रीय सुरक्षा के नज़रिए से, जिसमें समुद्री सुरक्षा है, आतंकवाद व कट्टरवाद पर प्रहार की बात कही गई है, तस्करी व अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों का मिलजुल कर सामना करने की बात कही गई है, साइबर सुरक्षा, आपदा राहत, इन सब बातों पर इसमें चर्चाएं की गई। तो ये बातें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के बारे में जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। उनका नाम है यून सुक यॉल। तो पूछा जा सकता है कि यून सुक यॉल के बारे में कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो यून सुक यॉल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब ये पीपल्स पावर पार्टी के हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक महत्वपूर्ण बात है दक्षिण कोरिया में कि दक्षिण कोरिया की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये बातें हैं, ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम यून सुक यॉल के बारे में जानें कि वो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं मार्च 2022 में। चलते हैं आगे, अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन चीन में यात्री विमान बोइंग 737 के दुर्घटनाग्रस्त होने से है। और इसमें बताया गया कि चालक दल सहित 132 लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ। ठीक है। तो ये जो चीन की ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान है बोइंग 737, ये 21 मार्च 2022 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जो जानकारियां अभी मिली हैं उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि विमान जो है पहाड़ी से जा टकराया। ठीक है। और इसीलिए दुर्घटना हो गई। अगली बात बोइंग 737 विमान के बारे में है। ये बोइंग 737 मैक्स विमान अमेरिकी कंपनी का विमान है और पहले भी कई बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते कई देशों ने इसका संचालन बंद कर दिया था। अभी जो चीन में दुर्घटना हुई है तो चीन में दिसंबर 2021 में ही इसे पुनः उड़ाने का आदेश दिया गया था। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने 2.5 वर्ष तक प्रतिबंध रखने के पश्चात अगस्त 2021 में इन विमानों की व्यावसायिक उड़ानों से प्रतिबंध हटाया है। तो ये बात ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है ये बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूछा जाएगा कि हाल ही में यात्री विमान किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो हमें ध्यान रखना है कि उसका जवाब चीन होगा। चलते हैं आगे और अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन फेलिसिटी एस के बारे में है, जो कि एक मालवाहक जहाज है जिसे कार्गो शिप कहा जाता है। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर पहले इसमें आग लगी थी और बाद में फिर ये अटलांटिक महासागर में डूब गया।
तो हमें ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है फेलिसिटी एस के बारे में। अब कुछ थोड़ी और बातें इसमें जान लेते हैं कि ये जो फेलिसिटी एस है ये कार्गो शिप है। ये मुख्यतः इसे प्योर कार या ट्रक कैरियर कहा जाता है, मतलब ये कार या ट्रक को ले जाने वाला कार्गो शिप है। तो जर्मनी से लगभग 4000 लग्जरी कारें लेकर ये जहाज अमेरिका जा रहा था, और पहले तो इसमें आग लगी, और आग लगने के लगभग 13 दिन बाद, जैसा कि हमने बताया कि पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप से लगभग 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में ये डूब गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है फेलिसिटी एस के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से संबंधित है, जिन्होंने मार्च 2022 में भारत की यात्रा की। और ये भारत की यात्रा भारत से द्विपक्षीय शिखर वार्ता जो कि 14वीं है उसके सिलसिले में हुई। ज्ञात हो कि जो फूमियो किशिदा हैं जापानी पीएम, अभी अक्टूबर 2021 में पीएम का पद संभालने के बाद इन्होंने पहली विदेशी यात्रा भारत की ही की है। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा कब की या किस देश की, अपनी पहली विदेश यात्रा कौन सी की, तो ये बातें पूछी जा सकती है। चलते हैं आगे और आज के अंतिम आर्टिकल या अंतिम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, जो भारत व ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता से संबंधित है, जो मार्च 2022 में वर्चुअली संपन्न हुई। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 29 प्राचीन धरोहरों को भारत को लौटाया, जिसमें मूर्तियां, चित्रकला, तस्वीरें आदि सम्मिलित हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत की प्राचीन धरोहरों को लौटाया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, मार्च की स्थिति तक स्कॉट मॉरिसन। तो ध्यान रखना है ये बातें। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, जब हम आगे मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।